आज का हमारा टॉपिक है मुद्रास्फीति क्या होती है, किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोला जाता है। आइए आसान भाषा में हम समझते हैं। जब बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति मतलब सप्लाई की अपेक्षा मांग मतलब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती जाती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता जाता है। इसे ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मान ली वस्तु की मांग जो है वो बढ़ती है तो वस्तु की आपूर्ति क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। इसी को मुद्रास्फीति कहेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, मुद्रास्फीति व्यापार चक्र का एक भाग होती है, ट्रेड साइकिल का एक भाग होती है इन्फ्लेशन। दूसरा, अस्थायी तथा छिटपुट मूल्य स्तर की वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, मुद्रास्फीति हमेशा बुरी नहीं होती है, अच्छी भी होती है। कब अच्छी होती, लास्ट पॉइंट ये बताएगा। मंदी के दौरान मुद्रास्फीति में वृद्धि को उचित माना जाता है। मान लीजिए मंदी चल रही है, ठीक है, तो उस दौरान अगर मुद्रास्फीति होगी ना तो बहुत ही ज़्यादा वो उचित माना जाता है, जिससे क्या होता है, लोगों के पास परचेजिंग पावर पहुंचती है, लोग पैसे कमा पाते हैं और उससे क्या होता है, प्रोडक्शन भी अच्छा खासा चलता है और कई सारे लोगों को लाभ होता है। आई होप आप समझ गए होंगे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन क्या होती है। मुद्रा संकुचन किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिफ्लेशन बोला जाता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। जब बाजार में वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा, आपूर्ति मतलब सप्लाई, सारी सामान जो होती है मार्केट में उसको आपूर्ति बोलते हैं, आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम हो जाती है तो कीमतें घटती हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। इसे ही मुद्रा संकुचन कहा जाता है। अब देखिए, एक एरो के माध्यम से आपको समझाते हैं। इस केस में होता क्या है, वस्तु की आपूर्ति जो होती है वो बढ़ जाती है लेकिन वस्तु की मांग क्या होती है, कम हो जाती है, तो वस्तु की कीमत घटती है। इसको ही मुद्रा संकुचन कहते हैं। आगे देखते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मुद्रा संकुचन को मुद्रा अपस्फीति भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तेजी से बढ़ता है और उसी तेजी से मौद्रिक आय नहीं बढ़ पाती है। थर्ड पॉइंट है, मुद्रा संकुचन मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत की स्थिति होती है। पिछली वीडियो में हमने समझा था मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन क्या होती है। लास्ट वाला पॉइंट बोल रहा है, मुद्रा अपस्फीति में कीमतें गिरती हैं लेकिन उत्पादन और मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। आई होप आप समझ गए होंगे मुद्रा संकुचन या मुद्रा अपस्फीति, जिसे इंग्लिश में डिफ्लेशन बोला जाता है, ये क्या होती है। मुद्रा अपस्फीति किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। मुद्रा अपस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन सरकार के मौद्रिक एवं राजकोषीय उपायों का एक भाग है। इसके द्वारा सरकार कीमतों को धीरे धीरे घटाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास करती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन की दर कम होती जाती है किंतु सकारात्मक बनी रहती है। लास्ट वाला पॉइंट देखिए, यह मतलब यह कौन, डिसइन्फ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति। अपस्फीति मतलब डिफ्लेशन की तरह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं होती है। एक बात जान लीजिए, जो डिफ्लेशन होती है ना, मुद्रा संकुचन या अपस्फीति, ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक होती है। और जो इन्फ्लेशन होती है, अगर वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो वो बहुत लाभदायक होती है अर्थव्यवस्था के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे मुद्रा अपस्फीति या डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। मुद्रा संस्फीति किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में रिफ्लेशन बोलते हैं। कई सारे लोगों के लिए ये शब्द कुछ नया होगा, आसान भाषा में इस वीडियो में समझते हैं। यह मुद्रा अपस्फीति यानी डिफ्लेशन पर नियंत्रण लगाने की अवस्था है जिसके तहत बहुत नीचे गिरी हुई कीमतों को धीरे धीरे बढ़ाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत सरकार कुछ उपाय करती है। क्या करती है, इन पॉइंट्स में हमने आपको बताया है, समझाया है। सबसे पहले सरकार करती है करों में कटौती, के साथ साथ ब्याज दरों में भी कमी करती है। और लास्ट में है, कुछ वस्तुओं के मूल्य में अचानक एवं अस्थायी वृद्धि भी करती है। अब इससे होता क्या है, इस वृद्धि का असर क्या होता है, तो यहाँ पर कुछ हम पॉइंट्स के माध्यम से आपको बताएंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर सरकार ऐसा क्यों करती है। सबसे पहला पॉइंट, लोगों के हाथों में अधिक धन आता है जिससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। परचेजिंग पावर मतलब पैसा ज़्यादा होता है तो आप खर्च करने के काबिल हो जाते हैं, ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, बेरोजगारी की समस्या कम होती है इससे। और लास्ट वाला पॉइंट है, वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। तो ये सारी जो ये था मुद्रा संस्फीति यानी रिफ्लेशन के विषय में। बाकी कुछ भी आपको पूछना है तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। मंदीगत मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में स्टैगफ्लेशन भी बोला जाता है। ये बहुत ही खतरनाक होती है अर्थव्यवस्था के लिए। आइए आसान भाषा में इसे समझते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मंदी एवं स्फीति दोनों की स्थितियां साथ साथ दिखाई दें, अर्थात बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ रहें,
तो उसे निस्पंदन या मंदीगत मुद्रास्फीति यानी स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट, मुद्रास्फीति की दर ऊंची हो जाती है। दूसरा पॉइंट, आर्थिक समृद्धि की दर नीची हो जाती है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। और तीसरा, बेरोजगारी की दर स्थिर रूप से ऊंची हो जाती है, बेरोजगारी धीरे धीरे ऊंची होती जाती है। इसे नियंत्रित करना काफी कठिन होता है, क्योंकि अब इसे नियंत्रित करना क्यों कठिन होता है, इन पॉइंट्स में बताया है। सबसे पहला पॉइंट, जहां बेरोजगारी को दूर करने के लिए मांग में वृद्धि हेतु विस्तारक राजकोषीय उपाय किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर उच्च मुद्रास्फीति के समाधान हेतु संकुचन कार्य नीतियां अपनाई जाती हैं, जो कि बहुत ही कठिन स्थिति है। आप समझिए ना, मुद्रास्फीति भी ऊंची रहती है और बेरोजगारी भी ऊंची रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जब मुद्रास्फीति वाली वीडियो में समझा था कि जब मुद्रास्फीति धीरे धीरे बढ़ती है तो जो बेरोजगारी दर होती है वो कम होती जाती है, मतलब इन्फ्लेशन के साथ में बेरोजगारी दर कम हो जाती है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। लेकिन इस स्थिति में होता क्या है, बेरोजगारी दर भी ऊंची होती है और मुद्रास्फीति भी ऊंची होती जाती है, तो बहुत ही कठिन स्थिति होती है। इससे निपटने के लिए सरकारें परेशान हो जाती हैं। हालांकि आजकल बहुत सारे टूल्स भी आ गए हैं जिनकी मदद से ये कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने लास्ट में आपको बताया। स्क्यूफ्लेशन किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्क्यूफ्लेशन ही बोला जाता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति हो तो उसे स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन क्या होता है पिछली वीडियोज में हम समझ चुके हैं, वो वीडियोज आप देख सकते हैं। अब एक साथ ये दोनों पाई जाती हैं, इसका मतलब ये हुआ कुछ वस्तुओं, जो बहुत सारी विशेष वस्तुएं होती हैं, उनमें मुद्रास्फीति पाई जाती है, मतलब महंगी होती हैं, और कुछ वस्तुओं का जो समूह होता है उनमें मुद्रा संकुचन, मतलब वो वस्तुएं सस्ती होती हैं। यही कहने का मतलब है। इसमें मुद्रास्फीति से तात्पर्य समस्त वस्तुओं में मूल्य वृद्धि से नहीं है, आप इस बात को समझिए, बल्कि एक विशेष वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में हुई मूल्य वृद्धि से है। तो ये एक मुद्रास्फीति हो गई। अब दूसरा पॉइंट देखिए, वहीं दूसरी ओर कुछ विशेष वस्तुओं में मुद्रा संकुचन की स्थिति पाई जाती है, अर्थात वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो ये कौन सी स्थिति हो गई, मुद्रा संकुचन। अब ये जब दोनों साथ में पाई जाएंगी तो इसी को स्क्यूफ्लेशन कहेंगे। जैसे नीचे हमने फॉर्मूला आपको लिख के बता दिया है ताकि आप आसानी से समझ सके। मतलब स्क्यूफ्लेशन इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस डिफ्लेशन, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, इसको इंग्लिश में क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। आसान भाषा में समझते हैं, जब मुद्रास्फीति मतलब महंगाई की दर 3% या उससे कम होती है तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। यह मुद्रास्फीति का अत्यंत मंद रूप होता है। आप समझ रहे ना, रेंगते हुए कोई चलता है तो धीरे धीरे चलता है, तो मंद स्फीति होती है। ठीक है, मंद इसका जो रूप होता है मंद होता है। इसे मंद मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, जैसे कि पहले बता दिया। सामान्यतः ऐसी स्थिति विकसित देशों में होती है, मतलब विकसित देशों में ये रेंगती हुई मुद्रास्फीति अच्छी भी मानी जाती है, इसलिए जरूरी भी होती है। लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है, अर्थव्यवस्था को गतिहीनता के प्रभावों से मुक्त रखने तथा आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोत्साहन प्रदान करने के कारण इस स्थिति को वांछित यानी अच्छा माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या जाना, परसेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रेंगती हुई मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, जो 3% या उससे कम होती है। ठीक थे, धीरे धीरे से चलती है, उसको रेंगती हुई कहेंगे। ठीक है, और यह विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये जरूरी भी होती है, ये वांछित मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। अगर इतना नहीं होगा तो आप समझिए ना, रोजगार नहीं उपलब्ध हो पाएगा, अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं बड़ी खराब स्थिति में होगी। ठीक है, तो ये जरूरी होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति या क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है। बाकी आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। चलती हुई मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में वॉकिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। आइए आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब मुद्रास्फीति यानी महंगाई की दर 3 से 10% के बीच होती है तो उसे ही चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी वॉकिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, चलती हुई मुद्रास्फीति भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अच्छी मानी जाती है। तो जितने भी विकासशील देश हैं, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, हमारा इंडिया हो गया, तो इनके लिए चलती हुई मुद्रास्फीति अच्छी मानी जाती है। लेकिन एक शर्त है जो कि लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट वाला पॉइंट पढ़िए आप समझ जाएंगे। किंतु दीर्घ अवधि तक चलती हुई मुद्रास्फीति को दौड़ती हुई मुद्रास्फीति या कूदती हुई मुद्रास्फीति के खतरे के संकेत के रूप में देखा जाता है। इसका साफ साफ मतलब है कि इस साल चलती हुई मुद्रास्फीति यानी 3 से 10% मान लीजिए भारत की चलती हुई मुद्रास्फीति बढ़ी, अगले साल भी बढ़ी, फिर बढ़ी, हर साल बढ़ रही है, तो ये बहुत ही घातक हो सकती है। लेकिन चलती हुई मुद्रास्फीति दीर्घकाल तक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए इस बार 7% से महंगाई बढ़ी, तो अगली बार से भी 7% से नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ा कम बढ़े, फिर तीसरे साल बढ़ जाए, चौथे 5वें साल ना बढ़े,
8वें साल बढ़ जाए। आप समझ रहे हैं? इस बात को समझिए। आपको लगातार अगर ये चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो दौड़ती हुई या कूदती हुई मुद्रास्फीति बन जाएगी, जो कि बहुत घातक सिद्ध होगी। लेकिन फिर भी चलती हुई मुद्रास्फीति जितने भी विकासशील देश हैं उनके लिए अच्छी मानी जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे चलती हुई मुद्रास्फीति या वॉकिंग इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति रनिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जब मुद्रास्फीति यानी महंगाई की दर 10% से 20% के बीच होती है तो उसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये दर 10 से 20% के बीच में होनी चाहिए, ना इससे बाहर ना इसके अंदर। इस स्थिति में सरकार द्वारा मजबूत मौद्रिक एवं राजकोषीय नियंत्रण उपाय किए जाने की आवश्यकता होती है, अन्यतः यह अवस्था अति मुद्रास्फीति के लिए मार्ग प्रशस्त कर देती है। और अति मुद्रास्फीति जो होती है, हाइपर इन्फ्लेशन, वो बहुत खतरनाक होती है, जैसा कि हम जानते हैं वेनेजुएला के साथ में हुई थी। अगली वीडियो में हम उस पर आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि अति मुद्रास्फीति क्या होती है। लेकिन दौड़ती हुई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है, उसको ज़रूर ये करना चाहिए। अन्यथा होता क्या है, आप जानते हैं पाकिस्तान का आज हाल कैसा हो रहा है, ठीक वैसा ही हाल, या जैसे अभी आपने सुना होगा श्रीलंका का हाल हो रहा है ना, वैसा होने लगेगा हाल भारत का। तो इससे बचने के लिए सरकार को मौद्रिक यानी जो मौद्रिक होता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ को लागू करना होता है, राजकोषीय नियंत्रण भी लगाना होता है, जिसको फिजिकल कंट्रोल भी बोला जाता है। ये करना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति या रनिंग इन्फ्लेशन क्या होती है। कूदती हुई मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब मुद्रास्फीति मतलब महंगाई की दर 20% से अधिक हो जाती है तो उसे कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इस स्थिति में मुद्रास्फीति की वार्षिक वृद्धि दर अत्यंत उच्च होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति तब होती है जब उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है या बहुत थोड़ी वृद्धि होती है, लेकिन कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इसका मतलब ये हुआ, उत्पादन नॉर्मली ये देखा जाता है, जब उत्पादन होता है तो क्या होता है, रोजगार बढ़ता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, उत्पादन ना के बराबर होता है, या होता तो बहुत कम है, होता भी है तो बहुत कम होता है, लेकिन कीमतें आसमान छूने लगती हैं। मतलब मान लीजिए कीमत 100 रुपये किसी की है तो वो 200 रुपये हो गई, 300 रुपये हो गई, 350 हो गई, ऐसे उसकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। थर्ड पॉइंट है, ऐसी स्थिति में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें 2 अंकों या 3 अंकों में बढ़ती हैं। जैसे कि 2 अंक मतलब क्या होगा, जैसे 88 हो गया, 99 हो गया ना। 3 अंकों जैसे 399, 999 भी हो सकता है, ठीक है। 1000 नहीं होगा, क्योंकि 3 अंक कहाँ हुए 1000 में, तो 4 अंक हो गए। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये था कूदती हुई मुद्रास्फीति, जिसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। अति मुद्रास्फीति किसे बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपर इन्फ्लेशन बोला जाता है। आइए आसान भाषा में हम समझते हैं। देखिए, जब मुद्रास्फीति मतलब महंगाई की दर 3 अंकों से भी अधिक हो जाए तो उसे अति मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक है। 3 अंक से भी अधिक हो जाता है तब उसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। इस स्थिति में सभी परिसंपत्तियों यथा मतलब जैसे वेतन, बचत, गिरवी, बीमा पॉलिसी, बॉन्ड आदि का वास्तविक मूल्य बहुत कम हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं हाइपर इन्फ्लेशन कितनी कठिन, मतलब कितना आप कह सकते हैं खतरनाक होती है। दूसरा पॉइंट है, ऐसी मुद्रास्फीति कम समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत जल्दी ये हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, महंगाई बढ़ती जाती है। थर्ड पॉइंट है, 1920 के दशक में जर्मनी में तथा 2000 के दशक में जिम्बाब्वे में अति मुद्रास्फीति की स्थिति देखी गई थी। और लास्ट वाला पॉइंट तो हम लोगों के सामने ही हुआ। ध्यातव्य है कि 2016-17 के दौरान वेनेजुएला में अति मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मैं बताऊं भाई साहब, वेनेजुएला इतना ज़्यादा परेशान उस समय हो गया था। पहली बात जान लीजिए, वेनेजुएला जो है ये एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है, कोस्टल प्लेन के पास, ठीक है। बहुत अच्छा देश है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। इतनी महंगाई बढ़ गई थी, आप समझ लीजिए एक गिलास दूध के लिए इन लोगों को बोरे भर के आप समझ लीजिए पैसे ले जाने पड़ते थे, तब मिलता था। इससे अच्छा तो ये लोग चूल्हे में जला के उसको ताप लें, तब उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाया करता था। इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था, ठीक है। तो ये थी हाइपर इन्फ्लेशन यानी अति मुद्रास्फीति। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, वीडियोस और बनाना चाहिए और आपके साथ शेयर करना चाहिए। कोर मुद्रास्फीति क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कोर इन्फ्लेशन बोला जाता है, आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने था। तो इसकी अवधारणा 1981 में एक अर्थशास्त्री रहे एक स्टेन ने दी थी, ठीक है। अब हम
इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके अनुसार मतलब कोर इन्फ्लेशन या कोर मुद्रास्फीति के अनुसार मापन यानी मुद्रास्फीति के मापन के दो भाग होते हैं। इस मुद्रास्फीति को दो तरीके से मापते हैं, एक स्थायी मुद्रास्फीति और दूसरा अस्थायी मुद्रास्फीति। सबसे पहला स्थायी मुद्रास्फीति देखते हैं। जब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि के कारण फलस्वरूप मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसे स्थायी मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, जब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण या नगरीकरण के कारण बढ़ती है तो इसको स्थायी मुद्रास्फीति कहते हैं। अब अस्थायी मुद्रास्फीति कब होगी? जब मानसून का निष्पादन अच्छा ना होने और प्राकृतिक आपदा आने जैसे अस्थायी कारणों से उत्पादन में कमी के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसे अस्थायी मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, हम बेसिक कॉन्सेप्ट से रूबरू हो गए। अब समझिए, आरबीआई गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित स्थिति को कोर मुद्रास्फीति के रूप में लेता है। गैर खाद्य मतलब जो खाद्य योग्य नहीं होते। अब देखिए सेकंड वाला पॉइंट देखिए, कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका बेसिक का मतलब है जो कोर इन्फ्लेशन होती है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, उसको निकालने का प्रयास करते हैं, तो जितने भी खाद्य सामग्री और ईंधन वाले सामान हैं, जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, इनको हम इसमें नहीं लेते हैं। ठीक है, जो गैर खाद्य और गैर ईंधन वाली वस्तुएं होते हैं उन पे ही कोर इन्फ्लेशन का अध्ययन किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कोर इन्फ्लेशन क्या होती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हेडलाइन इन्फ्लेशन बोला जाता है। आइए आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, इसमें खाद्य पदार्थों व ईंधन सहित सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति में चाहे खाद्य पदार्थ हो चाहे ईंधन हो, सबको सम्मिलित किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2015 से औपचारिक रूप से मुद्रास्फीति को लक्षित करने की नीति यानी इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी अपनाई जा रही है। लास्ट वाला पॉइंट देखिए, इसके अंतर्गत सीपीआई या जो कि संयुक्त रूप से होता है को हेडलाइन मुद्रास्फीति माना जाता है तथा आरबीआई अपनी मौद्रिक एवं साख नीतियों में इसे ही लक्षित करती है। आई होप आप समझ गए होंगे हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है। आयातित मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट, इसको इंग्लिश में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं। आप समझ पा रहे हो, इंपोर्टेड मतलब कोई विदेशी चीज आ रही है। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। जब विदेशों से आयात किए गए कच्चे उत्पाद की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसे आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। अब कच्चा उत्पाद कोई भी हो सकता है, जैसे पेट्रोलियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट देखिए, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण भारत में जो मुद्रास्फीति की स्थिति फैली हुई है वह इसी प्रकार की मुद्रास्फीति है। सिंपल सा लॉजिक है, जब पेट्रोलियम पदार्थ विदेशों से हम मंगाएंगे, मान लीजिए वो महंगा है, तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में आप जानते हैं कितना ज़्यादा पेट्रोल या डीजल का यूज़ होता है। तो जब उसके द्वारा जब सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाएगा, तो जो जिससे ले जाया जाएगा, उदाहरण के तौर पर ट्रकों से ले जाया जाएगा, तो ट्रक में जो डीजल पड़ेगा वो महंगा होगा ना, तो उस वजह से वो जो महंगाई है उसका कुछ हिस्सा हर प्रोडक्ट पे लग जाएगा, तो वो प्रोडक्ट जो होगा वो महंगी हो जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे मैं कहने का प्रयास क्या कर रहा हूँ। तो जो चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, जैसे कि कच्चा माल हो गया, कच्चा उत्पाद हो गया, उसकी वजह से मुद्रास्फीति जब भारत में या किसी देश में बढ़ जाती है तो उसे आयातित मुद्रास्फीति या इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे आयातित मुद्रास्फीति या इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होती क्या है। छिपी हुई मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हिडन इन्फ्लेशन बोला जाता है। अब मान लीजिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए किसी उत्पाद की कीमत जो 5 साल पहले थी आज भी वही है, किंतु उसके आकार, क्वालिटी और क्वांटिटी कम कर दी गई है या कम कर दी जाती है, तो इसे ही छिपी हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। आप समझिए, आपने ये पार्ले जी का बिस्किट तो आपने जरूर खाया होगा। पहले पार्ले जी का बिस्किट 2 रुपए का कुछ बड़ा सा आता था, लेकिन आपने देखा आता 2 ही रुपए का है। आप समझ पा रहे हैं, आता 2 ही रुपए का है, लेकिन उसके क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी का मतलब उनके बिस्कुट में जो पहले मजा आता था आज वो इतने डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट नहीं होते हैं। और पहले साइज इनका बड़ा था, 2 ही रुपए में कई सारे 8 बिस्किट्स मिलते थे, लेकिन आज 6 मिलते हैं, कम कर दी क्वांटिटी और इसकी क्वालिटी भी कम हो गई है। तो आप समझ रहे होंगे इसी को छिपी हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, कई सारे लोग समझते हैं इसमें क्या हो गया, 5 साल पहले भी 2 रुपए का बिस्किट आता था, आज भी 2 रुपए का बिस्किट आता है, लेकिन
भाई साहब वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। ये हिडन यानी छिपी हुई मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ी हुई है और ये दर्शाती है। पहले 2 रुपए का इतना बड़ा पैकेट आता था, इतनी अच्छी क्वालिटी होती थी इसकी। आजकल 2 रुपए में 6 बिस्किट मिलते हैं और इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि छिपी हुई मुद्रास्फीति क्या होती है। मतलब वस्तु के आकार, उसकी क्वालिटी मतलब उसका जो गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है, क्वांटिटी भी कम हो जाती है। क्वांटिटी मतलब पहले 6 आता था, अभी भी 6 आते हैं, लेकिन 6 बिस्किट छोटे कर दिए गए। तो है तो अभी भी 6 ना, लेकिन छोटे तो कर दिए गए ना, क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होती है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोला जाता है। संरचना से रिलेटेड कुछ होगा, जो अवसंरचनात्मक विकास होता है उससे रिलेटेड ये मुद्रास्फीति होगी। तो आइए समझते हैं। मुद्रास्फीति केवल आपूर्ति पर मांग के अधिक के कारण ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में सरकार की मौद्रिक नीतियों यानी कि मॉनेटरी पॉलिसीज के कारण भी बनी रहती है। यह भी कारण हो सकता है। जैसे किसी देश द्वारा अधिक मात्रा में मुद्रा जारी कर देना। ठीक है। अगर कोई देश मुद्रा अधिक जारी कर देता है तब भी इन्फ्लेशन हो जाएगी। या ब्याज दरों को दीर्घ अवधि तक कम रखना। अब ब्याज दर कम रखोगे तो लोग ज्यादा लोन लेंगे तो क्या होगा, सस्ता उनको पड़ेगा और खूब सारा पैसा खर्चा करेंगे, जिससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट है, मुद्रास्फीति के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन गुन्नार मेडल द्वारा किया गया तथा पॉल स्ट्रीटेन ने इसमें और अधिक योगदान दिया। तो आगे हम समझते हैं इसी सिद्धांत के अनुसार। अब हम संरचनात्मक इन्फ्लेशन होती क्या है, मुद्रास्फीति होती क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना में होने वाले असंतुलन, अर्थव्यवस्था की जो संरचना में होने वाले असंतुलन स्फीति के कारक होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रमुख असंतुलनकारी जो तत्व हैं वो क्या हैं, जैसे कि खाद्य की कमी हो जाना। ठीक है, तो महंगाई बढ़ जाएगी। वस्तुओं की आपूर्ति में कमी हो जाएगी, तब भी महंगाई बढ़ जाएगी। विदेशी विनिमय अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, कई सारे कारण होते हैं उसके। ठीक है, कई इंटरनेशनल रीजन होते हैं। उसके बाद देखिए, सामाजिक राजनीतिक प्रतिबंध कई सारा लगा दिए जाते हैं राजनीति के द्वारा। ठीक है, और लास्ट में है संसाधन असंतुलन। संसाधन की जो है वो असंतुलित हो जाते हैं। इस केस में भी क्या होता है, महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें रीजन थे जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को आने में मदद करते हैं। इस प्रकार ये संरचनात्मक मुद्रास्फीति होती है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है, जिसको इंग्लिश में डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोला जाता है। सबसे पहले इसको जानने से पहले आपको साधन क्या होते हैं इसके बारे में समझना ही पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। अब देखिए, एक वस्तु को बनाने में हमें भूमि, श्रम, पूंजी, साहस आदि लगता है। इसी को साधन कहते हैं। तो ये साधन जब एकत्रित होंगे तभी तो कोई प्रोडक्ट बनेगा। और इनको मिलने वाले प्रतिफल यानी इनको पैसे भी तो देने पड़ेंगे, इन्हीं प्रतिफल को उसकी लागत बोलते हैं, तो उसको साधन लागत बोलते हैं। ठीक है, जैसे भूमि को क्या मिलता है, उसका किराया मिलता है ना, तो क्या होगा, श्रम को क्या मिलता है, उसको वेजेस मिलता है उसको, पूंजी को उसका ब्याज मिलता है। ठीक है, तो ये साधन लागत हो गए। अब देखिए, जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट एक समान रहती है, किंतु वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है, तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब इन साधनों की लागत तो स्थिर है, ठीक है, लेकिन होता क्या है, आपूर्ति ठीक ठाक मात्रा में है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो मांग बढ़ने से क्या हो गई, वस्तुएं महंगी हो जाएंगी ना। ठीक है, अब देखिए, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्न कारणों से मांग बढ़ने से आती है। तो सबसे पहला कारण क्या है, पहला कारण है लोगों की आय बढ़ने से। तो लोगों की आय बढ़ जाती है तो मार्केट में वस्तुएं ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, मांग बढ़ जाती है ना, तो इस वजह से महंगाई आ जाती है, जिसको मांग प्रेरित मुद्रास्फीति बोलते हैं। दूसरा है सरकारी व्ययों में वृद्धि होने से। सरकारी व्यय बहुत कर देते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्कीम्स में व्यय करती है, जिसके कारण भी मुद्रास्फीति आती है। बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में ऋण देने से, बैंक अधिक मात्रा में अगर आपको ऋण देने लगेंगे सस्ते ब्याज पर, तो क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा आ जाएगा और बहुत ज़्यादा आप खर्च करने लगेंगे। ठीक है, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी। अब देखिए, लास्ट वाला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि के कारण और नगरीकरण के कारण भी क्या होता है, मतलब मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, जिसको मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। ये सारे रीजंस थे। आई होप आपको समझ में आया होगा और आज के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका ये कॉन्सेप्ट कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आखिर होती क्या है और ये किस कारण से होती है। लागत जन्य मुद्रास्फीति क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोला जाता है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यदि उत्पादन लागत क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। यदि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं तो उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, जैसे रेंट बढ़ गया या पूंजी में जो ब्याज पड़ रहा है वो बढ़ गया, तो उसके कारण जो मुद्रास्फीति आती है उसको लागत जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। उत्पादन की बढ़ती लागत बहुमूल्य आगतों से संबंधित हो सकती है। अब आगत क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं। जो आप इनपुट देते हो ना, पूंजी लगाते हो या लैंड लेबर लगाते हो ना, वो इनपुट्स हैं। अगर वो महंगे हो जाएंगे तो आपकी वस्तु भी महंगी हो जाएगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। लागत जन्य मुद्रास्फीति निम्न कारणों से होती है।
तो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लागत जन्य कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ती है? सबसे पहला प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि बाढ़ या सूखा पड़ जाना इत्यादि के कारण। दूसरा है हड़ताल तथा तालाबंदी के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा है मध्यवर्ती वस्तु पर अत्यधिक कर लगाने के कारण भी हो सकता है ये। अप्रत्यक्ष करों यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में वृद्धि करने के कारण भी जो लागत जन्य मुद्रास्फीति है वो बढ़ सकती है। उसके बाद स्टील, सीमेंट, रेलवे, कोयला एवं विद्युत इत्यादि के मूल्य में वृद्धि के कारण भी लागत जन्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोला जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति क्या होती है, ये कैसे होती है, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन बाय ग्लोबल कॉजेज बोलते हैं, ठीक है। आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वैश्वीकरण के कारण एक देश की आर्थिक क्रियाओं का असर अन्य देशों पर भी पड़ता है। ये तो बिल्कुल बात सही है, ठीक है, क्योंकि आज सारे देश आपस में कनेक्ट हो गए हैं, कनेक्टेड हैं। पॉइंट नंबर 1 देखिए, तेल संकट या पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, क्योंकि आप जानते हैं पेट्रोल और डीजल पे ही आजकल दुनिया चल रही है, ठीक है, हर काम उसी से हो रहे हैं। तो अगर किसी भी स्थिति में उन तेलों पर वृद्धि होती है या महंगाई बढ़ती है तो क्या होगा, इसका असर वस्तुओं पर, अंतिम उपभोक्ता के जो वस्तुएं हैं उन पर असर पड़ेगा ना, तो वो महंगी हो जाएंगी। लास्ट वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने का प्रयास करिए। किसी देश में मंदी की स्थिति में उसका निर्यात घटने से उसके साझेदार देश में आयातों में प्रत्यक्ष रूप से कमी आती है, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। एक हम एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं। मान लीजिए अमेरिका में मंदी आ गई है, तो अमेरिका में मंदी यानी रिसेशन आने से क्या होगा, मान लीजिए अमेरिका से ब्राज़ील को कुछ निर्यात हुआ करता था, लेकिन अब मंदी आ गई है, तो उस वजह से अमेरिका ब्राज़ील को निर्यात नहीं कर पा रहा है। अब जब निर्यात नहीं कर पा रहा है तो अमेरिका में तो मंदी है ही, साथ में ब्राज़ील को वस्तुएं वो प्राप्त नहीं हो रही हैं जो अमेरिका देता था पहले, क्योंकि अब तो रिसेशन आ गया है। तो अब क्या होगा, ब्राज़ील में वस्तुएं महंगी होने लगेंगी क्योंकि आपूर्ति रुक गई है, और महंगी होने से क्या होगा, वहाँ पर मुद्रास्फीति हो जाएगी। ये उदाहरण बड़ा अच्छा उदाहरण है वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति के बढ़ने का। आई होप आप समझ गए होंगे इन्फ्लेशन बाय ग्लोबल कॉजेज, यानी वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति क्या होती है और कैसे बढ़ती है। ये बहुत सारा यूपीएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, इसको एक बार समझ लीजिए तो आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा।